अब देखो क्या पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेडियो एक्टिव डिके। अभी मैंने तुम्हें कुछ क्लू सा दिया था रेडियो एक्टिव डिके के बारे में, आई थिंक मैंने तुम्हें सब समझा ही दिया है। तो रेडियो एक्टिव डिके जो होता है ना, बेटा ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो टी आप इक्वल टू जो होता है 0.693 अपॉन यहाँ पर लेमडा होता है, लेमडा डिके कांस्टेंट होता है। और ये डिके कांस्टेंट को और ये समझना बहुत जरूरी है जे के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए, क्योंकि ये अभी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। तो जो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 0.693 अपॉन के जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है। अब रेट कांस्टेंट और डिके कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है ये भी समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ बता रखा है। देखो डिके कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है के, डिके कांस्टेंट होता है लेमडा। लेमडा जो होता है वो फिजिकल कंडीशंस पे, एनवायरमेंटल कंडीशन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हमारा के टी पे डिपेंड करता है बेटा। देखो के जो होता है आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ो ना, के इक्वल टू क्या होता है ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा रिएक्शन बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ा है ना, रिएक्शन रेट डबल हो जाती है हर 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस पर तो टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है, लेकिन डिके कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियस की वजह से होती है। देखो पढ़ो, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आरएनएस इक्वेशन जो आपने पढ़ी है, जो केमिकल रिएक्शंस में यूज होती है। केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होती है, ये रहा आपका एटम, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहे आपके इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो केमिस्ट्री होती है उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन न्यूक्लियस की वजह से जो होगी उसको न्यूक्लियर डिके बोलेंगे। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस तो खुद ही फटने के ट्रिमेंडस एनर्जी निकालता है, टेम्परेचर देखो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, कैटलिस्ट पे, केमिकल स्टेट किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। और ये तो भैया देखो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे, ये करता है डिटरमाइंड ओनली बाय द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस। केवल न्यूक्लियस का नेचर ही आपके डिके कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर पाएगा, अदरवाइज कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर देखो इसकी वैल्यू बदल जाती है, टेम्परेचर बदलता है, ये तो कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो ऑर्डर है जो आप यूनिट्स है वो आप पढ़ चुके हो, इसकी क्या टाइम इनवर्स, वही टाइम सिंबल इसका लेमडा हो गया, इसका क्योंकि मैंने डिफरेंस यहाँ लिख दिया, अच्छे से पढ़ना समझ में आ जाएगा। मतलब ये समझो मेन डिफरेंस ये है कि लेमडा किसी भी फिजिकल फैक्टर के ऊपर, टेम्परेचर प्रेशर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसकी यूनिट भी देखो बेटा हमेशा टाइम इनवर्स होती है ना, लेकिन के तो बदलता है ना ऑर्डर के हिसाब से, जीरो में अलग होता है के की यूनिट, वन में अलग होती है, टू में अलग होती है, हर जगह पे आप ऑर्डर के हिसाब से के की यूनिट बदल देते हो, तो दोनों चीज सेम नहीं है। बच्चे बोलते हैं मैडम ये दोनों सेम है, ना 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 ना, ध्यान रखना बेटा, बहुत ही ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो जेई में और नीट वाले पूछते हैं। टीचर को तुमसे छोटी छोटी बात पूछनी है, वो बड़ी बड़ी बात कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसी को टी हाफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.303 नेचुरल लॉग टू, या नहीं लॉग टू, सॉरी लॉग टू। बेटा एक बात ध्यान रखना, सवालों में जब भी आपने देखा लॉग टू, नेचुरल लॉग टू की वैल्यू भी दे रखी है आपको कंफ्यूज करने के लिए, होता कुछ नहीं है देखो। तो और टी हाफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी हाफ इक्वल टू नेचुरल लॉग टू अपॉन के, क्योंकि आपको पता है नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करने के लिए 2.303 लॉग टू करते हैं, और लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है, और 0.3 इसको अगर आप 0.3010 से मल्टीप्लाई करोगे और आप लिखोगे तो आपको वही मिलेगा, ये वाला आंसर। तो हर फॉर्म याद होनी चाहिए फॉर्मूले की, क्योंकि थोड़ी सी चीज को चेंज करके कई क्वेश्चनों में इन्होंने लॉग एन की वैल्यू दे रखी है, नेचुरल लॉग टू की वैल्यू, तो बच्चा कंफ्यूज वही छोड़ देता है। क्योंकि कंफ्यूज इसलिए होता है ना, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत कम होता है, और माइंडसेट ऐसा होता नहीं है कि हम कर सकते हैं, पता होता है कि हमें टाइम केमिस्ट्री से टाइम सेव करके हमें मैथ्स और फिजिक्स में जान लगानी है। ये बच्चे अपना माइंड सेट करके गए होते हैं, वो सोचते हैं कि सीधा क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, बट सीधे ही होते हैं क्वेश्चन, पर ऐसी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द डिके। पढ़ो बेटा, डिके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बताओ अभी डिके कांस्टेंट हम ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, कैसे होगा, अभी तो डिके कांस्टेंट डिपेंड ही नहीं करता, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, नॉट ट्रू बोला है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर 3.5 लाइव्स इन 1 अपॉन, हाँ ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। कैसे निकालते हैं, अमाउंट आफ्टर हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू कितना हो जाता है एन नॉट इंटू हाफ की पावर एन, यही तो हो जाता है। तो 3.5 लाइफ एन की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, तो अब आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा एन नॉट, अगर आपने 1 से स्टार्ट किया है तो 1/2 की पावर 3 कर दोगे तो कितना हो गया बेटा फाइनल
ये हो गया। या फिर हमारे हमारे को जो हम वो जब हम वहाँ कोचिंग्स में पढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाया जाता है, ए इक्वल्स टू ए नॉट 1/2 की पावर एन भी सिखाया जाता है। तो कुछ नहीं है, फाइनल है, ये इनिशियल है, तो एक ही बात है, ठीक है। तो अब 1/8 हो जाता है, ये तो ट्रू हो गया। डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड, हाँ बिल्कुल सही भी आपने देखा, डीके कांस्टेंट तो किसी फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं करता, ये भी ट्रू है। और हाफ लाइफ देखो वो दे दिया, हाफ लाइफ इज नेचुरल लॉग टू लॉन 2 टाइम्स ऑफ 1/रेट कांस्टेंट। देखो बेटा घुमाया है ना तूने, चेक करो यहाँ पर कैसे दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है हाफ लाइफ, टी हाफ इक्वल टू भी मैंने क्या बोला, लॉन 2/के रेट कांस्टेंट होता है ना। तो इसको ये भी सही है, यानी गलत किया है, 1 है। तो ये तो आपको इसी क्वेश्चन से आपने रेडियो एक्टिव डीके की सारी कहानी पढ़ ली, समझ ली। चलो ये आपको मैंने समझा दिया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही है कोर्स में, ज्यादा नहीं है जेई के सिलेबस में, ठीक है।